So, children, we were doing ribozymes. बहुत ध्यान से सुनिएगा what I am going to tell you about ribozymes. जब भी मैं कभी आपको बोलती थी कि बेटा ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये राइबोसोम्स हैं, ये सेल के अंदर राइबोसोम्स हैं, तो उस वक्त आपको राइबोसोम ऐसे बता दिए जाते हैं कि बेटा ये राइबोसोम्स हैं। फिर हमने एक राइबोसोम को बाहर निकाला और निकाल के देखा तो पता चला ये राइबोसोम और कुछ नहीं है, ये तो धागे थ्रेड्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। और पता लगा कि ये थ्रेड भी कुछ नहीं है, ये भी आरएनए है, ये थ्रेड भी कुछ नहीं है, ये भी आरएनए है। और फिर पता चला कि जो राइबोसोम है एक्चुअली में ऐसा नहीं होता राइबोसोम, ये राइबोसोम 2 यूनिट्स का बना हुआ है। एक इसमें से होती है स्मॉलर यूनिट, इसमें कम आरएनए होते हैं, एक होती है बिगर यूनिट, इसमें ज्यादा आरएनए होते हैं। और जब ये दोनों छोटी और बड़ी यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो बनता है एक कंप्लीट राइबोसोम, तब बनता है कंप्लीट राइबोसोम। क्या बनता है? तब बनता है कंप्लीट राइबोसोम। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूं कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। जैसे एक ये सेल है आपकी बॉडी का और उस सेल में ये आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में ये आपका डीएनए है। डीएनए राजा है, किंग है, महाराजा है, ये कुछ काम नहीं करता। ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसको देता है? ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है। अब ये आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर बाहर आ जाएगा और कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने एक सेल लिया, उस सेल का ये साइटोप्लाज्म बना दिया और उस साइटोप्लाज्म में मैंने ये आरएनए यहां बना दिया। जैसे ये आरएनए यहां पर आ जाता है, जो राइबोसोम्स अभी तक इधर उधर घूम रहे थे वो सारे राइबोसोम्स इस आरएनए के पास आते हैं। इस आरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं इसको? मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए किसका मैसेज लेकर आ रहा है? क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए डीएनए का मैसेज लेकर आ रहा है। और देखिए राइबोसोम की ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। अब ये कहीं 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 अलग अलग घूम रही है, लेकिन जैसे ये आरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, छोटी यूनिट आकर के एक तरफ लग जाएगी, बड़ी यूनिट एक तरफ, छोटी यूनिट एक तरफ, बड़ी यूनिट एक तरफ, छोटी यूनिट एक तरफ, बड़ी यूनिट एक तरफ। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉली माने जिसमें बहुत सारे राइबोसोम आकर के जुड़ गए। अब देखिए आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक तरफ छोटी यूनिट है, एक तरफ बड़ी यूनिट है, एक तरफ छोटी यूनिट, एक तरफ बड़ी यूनिट, एक तरफ छोटी यूनिट, एक तरफ बड़ी यूनिट। और ये तैयार हो गया हमारा पॉलीराइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम्स का एक स्ट्रक्चर। अब ये राइबोसोम में ये है क्या? इस राइबोसोम में ये आरएनए है। अब यही आरएनए जो अभी तक नॉर्मल आरएनए था, अब यही आरएनए एक एंजाइम का काम करना शुरू कर देगा। यही आरएनए एक एंजाइम का काम शुरू कर देगा और ये आरएनए क्या करेगा? इस मैसेंजर आरएनए पर इंफॉर्मेशन है, इस मैसेंजर आरएनए पर इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स यहां आकर के जुड़ेंगे। जब वो अमीनो एसिड यहां पर आ जाते हैं, जब वो अमीनो एसिड यहां पर आ जाते हैं तो यही आरएनए एक एंजाइम का काम करता है और वो इन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ देता है। और जब ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी एक पॉलीपेप्टाइड चेन। क्योंकि आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स और एक पॉलीपेप्टाइड चेन या एक प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये प्रोटीन का बनना पॉसिबल नहीं होता अगर ये आरएनए इस रिएक्शन को फास्ट नहीं करता। तो इस केस में आपने देखा कि आरएनए जो है राइबोसोम बनाने का तो काम कर ही रहा है, ये आरएनए एक एंजाइम का काम भी करता है और अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है, अटैच करता है और उससे प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो अब हम इस आरएनए को जो एंजाइम का काम कर रहा है, इसको हम नाम देंगे राइबोजाइम। और ये आरएनए कहाँ का आरएनए है? ये आरएनए राइबोसोम्स का आरएनए है। ये आरएनए कहाँ का आरएनए है? ये आरएनए राइबोसोम्स का आरएनए। ओके, चलिए देखिए आगे। क्वेश्चन है व्हाट आर राइबोसोम्स। क्वेश्चन है व्हाट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसको बोलते हैं? आंसर है न्यूक्लिक एसिड्स, यानी डीएनए या आरएनए। अगर कभी कोई भी न्यूक्लिक एसिड अगर एंजाइम की तरह से काम करे तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरीके से काम कर रहा है? यहां पर काम कर रहा है आरएनए। तो यहां लिखा है व्हाट आर राइबोजाइम्स।
राइबोजाइम्स आर नथिंग, राइबोजाइम और कुछ नहीं है, वो न्यूक्लिक एसिड ही है जो कि किसका काम करना शुरू कर चुके हैं, जो एंजाइम का काम करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, सो अ राइबोजाइम इज अ RNA. RNA means ribonucleic acid. So what is ribozyme? Ribozyme is a ribonucleic acid enzyme. Ribozyme is a ribonucleic acid enzyme. और ये राइबोजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये वाले आरएनएस कहाँ पाए जाते हैं, ये वाले आरएनएस पाए जाते हैं राइबोसोम्स में। और ये राइबोजाइम क्या करेंगे, ये आरएनएस क्या करेंगे, ये जोड़ते चले जाते हैं अमीनो एसिड्स को और बना लेते हैं प्रोटीन्स की चेन। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक न्यूक्लिक एसिड का नाम बताइए जो एंजाइम का काम करता है, तो आपका आंसर होगा कि राइबोजाइम। आपका आंसर होगा कि राइबोजाइम इज द एंजाइम which is made up of nucleic acids, which is made up of nucleic acids. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, बच्चे भूल जाते हैं इसको, बच्चे बहुत आराम से भूल जाते हैं इसको याद रखिएगा राइबोजाइम। ठीक है, कि राइबोजाइम वो न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम का काम कर रहा है। और कौन सा न्यूक्लिक एसिड है ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब आगे देखिए, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम हर उस चीज को बोल सकते हैं जो हमारे रिएक्शन के ऊपर असर डालती है। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे रिएक्शन के ऊपर असर डालती है, हम उस चीज को बोलते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो है वो दो तरीके की होती है। कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को आप एंजाइम बोल दीजिए, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को आप एंजाइम्स बोल दीजिए। ठीक है, तो कैटलिस्ट दो तरीके के हो गए, एक हो गए इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और दूसरे हो गए ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जिनको आप एंजाइम्स बोलते हो। अब क्वेश्चन ये है कि चाहे कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक हो चाहे कैटलिस्ट ऑर्गेनिक हो, चाहे कैटलिस्ट एंजाइम की फॉर्म में हो या सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, ये किसी भी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी भी रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो फिर हम कई जगहों पर एंजाइम्स लेना पसंद करते हैं, कई जगहों पर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लेना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? हर जगह हम एक ही चीज से काम क्यों नहीं चला लेते? तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, एक प्रॉब्लम है एंजाइम्स के साथ में, एंजाइम्स के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एंजाइम्स के साथ में जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि एंजाइम्स को बनाने में प्रोटीन्स यूज होते हैं, एंजाइम्स को बनाने में प्रोटीन्स यूज होते हैं। ना तो ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाते हैं ना कम टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाते हैं। ज्यादा टेम्परेचर होता है तो इनका नेचर बिगड़ जाता है। देखो जैसे, ध्यान से सुनना, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग होता है, एग अंडा, उस अंडे के दो पार्ट्स होते हैं, एक व्हाइट पार्ट होता है और एक येलो पार्ट होता है। इसमें से जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो प्रोटीन है, व्हाइट वाला पोर्शन जो है वो प्रोटीन वाला पार्ट होता है और इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं इसको? एल्ब्यूमिन। अब हमने क्या किया, एक तवा ले लिया, उसको गैस के ऊपर रख दिया, बर्नर के ऊपर रख दिया, लेकिन अभी हमने बर्नर ऑन नहीं किया, जलाई नहीं है गैस हमने उस तवे के ऊपर एग का व्हाइट जो एल्ब्यूमिन पार्ट है, जो प्रोटीन पार्ट है वो डाल दिया। तो वो प्रोटीन पार्ट अभी लिक्विड है। फिर हमने क्या किया, नीचे से वो गैस ऑन कर दी। जैसे जैसे तवा गर्म होता जाएगा, धीरे धीरे तवा हल्का गर्म हो गया, तो ये जो लिक्विड था, ये जो प्रोटीन था, जरा सा भी तवा गर्म हुआ ना तो ये प्रोटीन जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, इसका नेचर पूरा बिगड़ जाएगा और ये एल्ब्यूमिन हार्ड हो गया, इसका ऑमलेट बन गया, ये हार्ड हो गया। अब अगर आप कहो कि भाई तू वापस अपनी पहले वाली स्टेज में आ जा, बिल्कुल नहीं आएगा, उसका पूरा नेचर चेंज हो गया, अब वो सॉलिडिफाई हो गया एंड इट विल नेवर बी अलाउड टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। तो हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ, प्रोटीन्स कैसे हो गए, प्रोटीन्स ने अपना नेचर बिगाड़ लिया, अब वो अपने पहली वाली कंडीशन में कभी नहीं आएंगे। तो हम कहते हैं कि जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, वो अपना नेचर बिगाड़ लेते हैं। अंडरस्टूड? और अगर इनको कम टेम्परेचर पर रख दो तो आप एक फ्रीजर लो, उसमें एक अंडे को रख दो, तो इसका जो व्हाइट पोर्शन होगा ना वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, अब काम नहीं करेगा, वो इनएक्टिव रहेगा। और आप उसको फ्रिज से बाहर निकालिए, थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, वो वापस एक्टिव हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर पर ये इनएक्टिव होते हैं लेकिन मरते नहीं है, इनका नेचर नहीं बिगड़ता, केवल इनएक्टिव हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए।
और वापस आप उनको पहली वाली कंडीशन में लाएंगे तो फिर पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन हाई टेम्परेचर इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो देखिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना उनमें प्रोटीन जरूर होगा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना उनमें प्रोटीन जरूर होता है। तो इसका मतलब जो एंजाइम है वो फिक्स टेम्परेचर पर काम करते हैं। हर एंजाइम बिल्कुल फिक्स टेम्परेचर पर काम करता है, उनकी एक रेंज होती है टेम्परेचर की। जैसे आपकी बॉडी के एंजाइम्स हैं, आपकी बॉडी के एंजाइम सबसे बढ़िया काम करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आपको फीवर आता है और आपका टेम्परेचर 38 डिग्री हो जाता है तो भी चलो एंजाइम सहन कर लेते, चलो कोई बात नहीं हम काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। फिर आप देखो ना, जब आपको फीवर होता है ना आपको भूख लगती है ना आपको प्यास लगती है, आपको नींद ही नींद आती रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी के एंजाइम्स इनएक्टिव हो गए। तो आपके एंजाइम जिस रेंज में ढंग से काम करते हैं उस रेंज को हम बोलते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब नॉर्मल रेंज। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम ऑप्टिमम रेंज बोलते हैं या नॉर्मल रेंज बोलते हैं। तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हर टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकते, उनकी एक ऑप्टिमम रेंज होती है, उनकी एक फिक्स रेंज होती है, एक नॉर्मल रेंज होती है कि हम इतने से इतने टेम्परेचर में इतने से इतने पीएच पर काम कर पाएंगे। इससे ऊपर नीचे हुआ तो वो गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं, उनका नेचर बिगड़ जाता है। जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं वो नेचर में, उनमें प्रोटीन कुछ नहीं होता। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। ये बड़े आराम से हाई टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई टेम्परेचर पर काम कर लेंगे, हाई प्रेशर पे काम कर लेंगे। जबकि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, वो जल्दी से अपना नेचर बिगाड़ लेते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर से अबव 40 डिग्री। 40 डिग्री के ऊपर तो ये बिल्कुल बिगड़ जाएंगे और ये अपना सारा काम छोड़ देते हैं। 40 डिग्री पे भी छोड़ ही देते हैं वो, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी में लिखा है अबव 40, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम कैटलिस्ट के बीच में ये डिफरेंस है कि एंजाइम कैटलिस्ट एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ पीएच पर काम करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं दे कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर और इवन एट हाई पीएच। अंडरस्टूड? ये हो गया, ओके। हाँ, एक ये लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी निपटा देते हैं जरा। देखिए ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं, क्या कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं दुनिया में जो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को? हाँ बिल्कुल है, आपने भी पढ़ा हुआ है उनके बारे में, आपने भी पढ़ा है उनके बारे में। आपने पढ़ा है सेकेंड चैप्टर, आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। आपने दो तरह के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया तो नॉर्मल बैक्टीरिया है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, वो बहुत ही खराब कंडीशन में पाए जाते हैं। आपने वहां पर पढ़ा है कि उबलते हुए पानी के झरने, उबलता है पानी, उस उबलते हुए पानी में भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को? भाई सीधी सी बात है, हमने एंजाइम्स आइसोलेट किए हैं, हमने एंजाइम्स निकाले हैं उन ऑर्गेनिजम्स से। कौन से ऑर्गेनिजम्स? जो पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस में। जैसे हमने बैक्टीरिया देखे जो हॉट वेंट्स, वेंट का मतलब होता है वेंटिलेशन, रास्ता, गर्म रास्ते मतलब जमीन फट गई, उसमें से रास्ता बन गया, उसमें से गर्म पानी बाहर निकल के आ गया, तो उस रास्ते को हम बोलेंगे हॉट वेंट। सल्फर स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी के झरने होते हैं उनमें पानी उबलता है। आपको पता है पानी का टेम्परेचर हाई क्यों होता है उसमें? क्योंकि उसमें सल्फर होता है। आप जितने भी कहीं पर भी आप देखना, जो गर्म पानी के झरने होते हैं दे आर वेरी रिच इन सल्फर। तो जो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, बैक्टीरिया वगैरह की बात हो रही है, ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट वेंट्स में या सल्फर स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स माने झरने, जो गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, उनके अंदर का जो बैक्टीरिया, उनके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, और उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो रिटेन करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं अपनी कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर्स। यानी हाई टेम्परेचर पर भी उनके एंजाइम की कैटालिटिक पावर खराब नहीं होती। और कितना हाई टेम्परेचर देखिए, 80 डिग्री से 90 डिग्री तक भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, ये उसको झेल जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या आप कुछ ऐसे एंजाइम्स के बारे में भी जानते हैं जो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं? बिल्कुल,
एंजाइम्स जो हमने आइसोलेट किए, अलग किए उन ऑर्गेनिज्म से जो हाई टेम्परेचर्स में पाए जाते हैं, जैसे जो ऑर्गेनिज्म गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, उनके जो एंजाइम्स हैं वो स्टेबल हैं और वो अपनी कैटालिटिक पावर रिटेन करके रखते हैं, अपनी कैटालिटिक पावर बचा के रखते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर्स। और कितने हाई टेम्परेचर्स तक ये टॉलरेट कर सकते हैं? ये टॉलरेट कर सकते हैं 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का भी ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो 40 डिग्री के बाद तो बिल्कुल इनएक्टिव, खराब ही हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास शाम को शुरू करेंगे। जो क्लास